Hello my dear students, this is Shakir Ahmed Barbuya. Today I am going to discuss about the temperature dependence of rate. That means how rate is dependent with temperature. Temperature के साथ rate कैसा related है? तो as we already know that if we increase the temperature, rate of the reaction is also increases. That means rate of the reaction is directly proportional to the temperature. Experimentally, it is found that by increasing temperature with 10 degree, then rate of the reaction will be double. मतलब अगर टेम्परेचर हम लोग 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो एज ए रिजल्ट इनिशियल रेट का जो फाइनल रेट होगा वो आपका डबल हो जाएगा इनिशियल रेट से. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इनिशियल रेट है R1 एंड फाइनल टेम्परेचर V 20 डिग्री सेंटीग्रेड. हम लोगों ने 10 डिग्री इंक्रीज किया मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड. देन रेट ऑफ द रिएक्शन शुड बी ट्वाइस R1. तो इनिशियली जितना भी रेट होगा उससे डबल हो जाएगा फाइनल रेट अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. The dependence of the rate of a chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation, and the Arrhenius equation is K equals to this equation, K equals to A into e to the power minus of EA by RT, where A is Arrhenius factor and it is also called pre-exponential factor. This one is exponential factor, e to the power minus of EA by RT, और e to the power minus EA by RT के पहले है कैपिटल A. So this is called pre-exponential, मतलब exponential part का पहले का portion, pre-exponential factor. R is called gas constant and EA is called activation energy. Activation energy मतलब the minimum amount of energy required to proceed the reaction. एक रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत होता है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. This one is example H2 plus I2 it will produce twice HY. तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट रहता है. फॉर एग्जांपल मुझे बदरपुर जाना है तो बदरपुर जाने के लिए मुझे पहले रामनगर जाना होगा और वहां से गाड़ी पकड़ना होगा और पकड़ के फिर मैं बदरपुर जा सकता हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट सिलचर से चला जाऊंगा, तो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुजरना पड़ेगा. सो इसी तरह जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करना है तब उसी तरह एक इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है रिएक्शन में. तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा ये कुछ इस तरह इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. अगर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो इनिशियली आपका रिएक्टेंट दिख रहे हैं R मतलब रिएक्टेंट. यहाँ पर H2 प्लस I2 है और प्रोडक्ट में है ट्वाइस HI. तो रिएक्टेंट का जो एनर्जी होता है वो हमेशा कम रहता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा कम रहता है. सो और यहाँ पर जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये एक्चुअली आपका इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. And the difference between this activated complex and the energy of reactant is called activation energy. ये जो एनर्जी है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब the minimum amount of energy required to proceed the reaction. देखिए ये अगर एनर्जी इस रिएक्शन में नहीं है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. एटलीस्ट इतना एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए. अगर ये एनर्जी प्रोसीड कर लेता है किसी भी रिएक्शन में तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, इफ वी टेक द लॉगरिथम ऑफ दिस Arrhenius इक्वेशन देन द इक्वेशन बिकम्स ln k माइनस ऑफ EA by RT प्लस ln A. अगर इसको हम लोग लॉगरिथम करते हैं इस पूरा इक्वेशन को k इक्वल्स टू a इंटू, तो ये हो जाएगा ln k नेचुरल लॉगरिथम इक्वल्स टू ln A. अगर ये A है और एक्सपोनेंशियल पावर को अगर हम लोग B पकड़ते तो हो जाएगा आपका ln A प्लस ln B. तो यहाँ पर होगा आपका ln A, ये होगा ln A और ln B का मतलब है ln e टू द पावर माइनस ऑफ EA by RT. तो लॉगरिथम का जो पावर में जो भी होता है वो आपका बेस में चला आता है. तो ln e टू द पावर माइनस, तो e टू द पावर माइनस
टर्म में e टू द पावर का जो पावर फॉर्म में माइनस ई बाई आर टी है वो नीचे चला आ जाएगा, माइनस ई बाई आर टी इंटू ln e मतलब 1, तो हो जाएगा आपका ln k इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई बाई आर टी प्लस ln a। तो यहां पर अगर हम लोग दो टेम्परेचर पकड़ते हैं, लेट T1 at one temperature and T2 at another temperature, मतलब इनिशियल टेम्परेचर आपका T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पर आपका रेट भी अलग अलग होगा। तो T1 के लिए हम लोग पकड़ते हैं K1 रेट है और T2 के लिए आपका पकड़ते हैं K2 आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो एट टेम्परेचर T1 ln Q1 ln K1 इक्वल टू माइनस ऑफ E बाई RT1 प्लस ln A। T2 टेम्परेचर T2 at T2 ln K2 equals to माइनस ऑफ E बाई RT2 प्लस ln A। अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ln K2 माइनस ln K1 मतलब 2 माइनस 1 अगर करते हैं तो हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू माइनस ऑफ E बाई RT1 प्लस ln A माइनस ऑफ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस E बाई RT1 माइनस ln A, तो ln A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन यहाँ पर देखिए ln K2 माइनस K1, तो ln A माइनस ln B मतलब है ln A बाई B और ln A प्लस ln B मतलब ln A इंटू B, तो इधर माइनस है मतलब ln K2 बाई K1 हो जाएगा। और इधर हम लोग कॉमन ले लेंगे E बाई R लेने से कॉमन हो जाएगा 1 बाई T1 माइनस ऑफ 1 बाई T2। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन लॉग के, अगर नेचुरल लॉगरिथम को ln से अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.303 को लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में लेते तो वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस ऑफ 1 बाई T2। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट यूज करने से क्या हो सकता है, तो एक कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज, मतलब एक कैटालिस्ट क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ऑल्टर कर देता है, लेकिन रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं। फॉर एग्जाम्पल twice KClO3 reacts with MnO2, here MnO2 acts as a catalyst, it will form twice KCl प्लस O2। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग तो MnO2 का मैंगानीज का कोई पोर्शन नहीं है प्रोडक्ट में, तो यहाँ से हम लोगों को पता लग रहा है ये जो MnO2 है केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो कैटालिस्ट का रूल यही है कि वो डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ वो रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। सो एज ए रिजल्ट या एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट रहने के कारण एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, ये आपका रेड कलर का ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर रास्ता छोटा हो गया तो टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है मतलब यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड जल्दी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, जस्ट उसका रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन सेम रहता है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है लेकिन आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटालिस्ट एंड ये पूरा वाला एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट। तो जब हम लोग कैटालिस्ट अप्लाई नहीं करेंगे तब उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होने में दिक्कत होगा, ठीक है, और रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा और टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग विथ कैटालिस्ट अप्लाई करते तो रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा प्रोडक्ट फॉर्म होने में। नेक्स्ट कोलिशन थ्योरी, हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन देखा था K equals to A into e to the power minus of EA by RT. So if we consider a reaction A plus B products, तो प्रोडक्ट अगर C प्रोडक्ट आता है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स आता है तो प्रोडक्ट्स कब फॉर्म होगा, जब A अगर B के साथ कोलाइड्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू कोलिशन थ्योरी
जो आर्हेनियस इक्वेशन जो था, आर्हेनियस इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक ZAV सिंबल चला आएगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन में ए आया था, ए मतलब आर्हेनियस फैक्टर। तो यहां पर वो आर्हेनियस फैक्टर एक्चुअली इट इज ए कोलिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स है V, A एंड B। मतलब A क्या करेगा, B के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहां पर कोलिशन हो रहा है, तो कोलिशन होने के कारण आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जरूरी नहीं कि A के साथ जब B रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का भी जरूरत है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होने से ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऐसे सिर्फ कोलिशन होगा और कोलिशन से प्रोडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस OH माइनस इट विल फॉर्म CH3OH। तो इसके लिए क्या होगा, अगर CH3Br का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह होगा, ये CH3Br प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, अगर सामने से OH माइनस रिएक्ट करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर OH माइनस सामने से रिएक्ट कर रहा है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, OH माइनस के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण आपका कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो ये आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होने से ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला OH माइनस जो है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, मतलब ये SN2 रिएक्शन है। हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे हेलो एल्किन हेलो एरिन पार्ट में, और ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, वीडियो है यूट्यूब में, आप लोगों को मिल जाएगा हेलो एल्किन हेलो एरिन पार्ट में। सो अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो बैक साइड से अटैक करने से पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट फाइनली एक अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, मिथानॉल फॉर्म होगा। तो ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का जरूरत होता है। तो एज ए रिजल्ट जो इनिशियल जो इक्वेशन था आपका K इक्वल्स टू Z इंटू E टू द पावर माइनस ऑफ EA बाई RT, वो इक्वेशन आपका मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई होके एक कांस्टेंट आ जाएगा, एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड P प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन इज दिस वन, rate equals to P into ZAV into E to the power minus of EA by RT, where P is called probability or steric factor।